हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और 11th क्लास का जो 11th लेसन है, पाठ का नाम है वायुमंडल में जल। और कौन सी बुक है आपकी? ये भौतिक भौतिक के मूल सिद्धांत, जो पुस्तक है आपकी भौतिक पर्यावरण के मूल सिद्धांत, उसका 11th लेसन है। इससे पहले मैं और भी लेसन अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको जो बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, अभ्यास प्रश्न उत्तर, और जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं इम्पोर्टेंट, उनको ही मैंने कवर किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको साथ में देता जाऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके शॉर्ट करके मैं समझाऊंगा आपको, और लिखा भी ऐसा ही है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वर्षा के 3 प्रकार के नाम बताइए। वर्षण के 3 प्रकारों के नाम बताइए। वर्षण के 3 प्रकारों के नाम लिखें। तो देखिए, जलवाष्प के संघनन के बाद जल वाष्प में ना, जल है ना जो भाप में बदलता है, वही जल वाष्प की प्रोसेस कहलाती है। संघनन मतलब होता है कि जो जल भाप, जो नहीं भाप है, जो भाप है ना, वेपर, वो ठंडी होकर वापस जल में बदल जाती है ना, उसको संघनन कहते हैं। ठीक है, जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहती हैं। जो जलवाष्प होता है ना, वापस में जो पानी में बन जाता है ना, पानी बन जाता है ना जो भाप, उसको वर्षण कहते हैं। एक 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकती है वर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि, है ना, जो बादल से क्या बरसते हैं, आसमान से। देखो, एक तो वर्षा होती है, एक तो बर्फ गिरती है, और एक तो ओले गिरते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या कीजिए। तो देखिए कि किसी निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान है ना, तापमान कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा, निश्चित आयतन वाली हवा, ठीक है। तो देखिए, इसका उत्तर है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक आपको नॉर्मल बता देता हूं कि देखिए, हवा जो है, आप लिख सकते हैं कि हवा में कितनी नमी है और हवा की नमी धारण करने की क्षमता क्या है। ठीक है, मौजूदा नमी और उसकी क्षमता क्या है नमी धारण करने की, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो कहलाता है आपका सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं इसके उत्तर आपको पढ़ के बताता हूँ क्या है। कि किसी निश्चित तापमान पर यदि किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूदा आर्द्रता की वास्तविक मात्रा, है ना, मौजूदा आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। और सापेक्षिक आर्द्रता निकालने के लिए, आर्द्रता मतलब नमी, है ना, मौजूदा जल। तो देखिए, हवा में आर्द्रता की वास्तविक मात्रा और उसकी धारण करने की क्षमता, हवा में आर्द्रता धारण करने की क्षमता और गुणा 100, इससे क्या हो जाएगा, जो उसकी वास्तविक क्षमता है सापेक्षित आर्द्रता, वो निकल आएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगला तीसरा प्रश्न है कि ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा तेजी से घटती क्यों जाती है। मतलब जो भाप यानी पानी जो होता है ना, जो भाप के रूप में होता है, हवा के रूप में पानी होता है स्टोर ऊपर, है ना, जल छोटी छोटी बूंदा के रूप में। तो जैसे ही ऊंचाई बढ़ती जाती है तो जो हवा की जो जलवाष्प की मात्रा तेजी से घटती क्यों है, सुनिए ध्यान से। इसलिए घटती है कि धरातल से यानी जमीन से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है, ये तो क्लियर है, जिससे जल वाष्प संघनित होकर, है ना, जल के रूप में बदल जाती है। इसलिए ऊंचाई के साथ जल की मात्रा तेजी से घट जाती है, जल वाष्प की मात्रा तेजी से घट जाती है। देखिए, आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं बता दूं, अगर धरती से ऊंचाई पर जाती हैं तो क्या है, जो क्या होता है, तापमान घट जाता है। मतलब मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आती है। जैसे ही हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, यानी हवा ऊपर जाती हैं हवाएं, तो उनका तापमान जो है वो घटता जाता है। और आप देखो, पानी को अगर तापमान लगेगा तो वो भाप बनेगा, ये तो क्लियर है आपको। लेकिन वो ठंडा होकर अगर हम वही भाप को ऊपर से एक प्लेट लगा दें, ठंडी प्लेट, वो भाप अगर उस ठंडी प्लेट में लगेगी तो फिर से वो क्या हो जाएगा, पानी बन के फिर से टपकने लगेगा। बस ऐसे ही प्रोसेस वहाँ पर है। जैसे ही जो तापमान होता है ज़मीन का, उससे भाप जो है ऊपर उठ जाती है, लेकिन जैसे ही ऊपर उठती जाती है तो ऊपर का जो तापमान है वो कम होता है, तो जो भाप है वो पानी में बदलकर नीचे ही बरस जाती है, ऊपर तक जा ही नहीं पाती। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है कि बादल कैसे बनते हैं। अरे भाई बादल कैसे बनते हैं, तो सुनिए कि वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर जल वाष्प के संघनन से, जब वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल इसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, और बाकी जो शेष 1% है उसमें बाकी जो मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है वगैरह और चीजें हैं। तो वायुमंडल में बहुत कम ऊंचाई पर जल वाष्प के संघनन से बने जल कणों है ना, जल कणों को या हिमकणों के समूह को बादल कहते हैं। वायुमंडल में जल भाप, जल वाष्प यानी भाप, उसके संघनन से, मतलब जो जल भाप है ठंडी होकर पानी में बदल जाती है, ठीक है, उससे बने जल के कणों या हिम के कणों यानी बर्फ के कणों से बने समूह को है ना बादल कहते हैं। इनके 4 रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है बादलों को। एक तो होता है पक्षाभ मेघ, स्तरीय मेघ, कपासी मेघ और वर्षा मेघ, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 4, संघनन के कौन कौन से प्रकार हैं। संघनन मैंने आपको बताया है, जैसे मान लीजिए ये बर्तन जो है, मैं आपको फिर से बना के बताता हूँ। ये है आपका गैस, और जो है गैस पर देखिए जैसे आग लगी है, और अगर आप कोई बर्तन चढ़ाएंगे वो भी पानी से भरा, ठीक है, पानी से भरा बर्तन चढ़ा दिया, इसमें जो भाप बनेगी वो होगा बाष्पीकरण, ठीक है, बाष्पीकरण। लेकिन अगर आप ऊपर एक प्लेट लगा देंगे, ऐसी प्लेट में जो भाप जो क्या है टकरा कर वापस पानी बनकर उसी में टपक जाएगी, है ना, तो ये हो गया संघनन। मतलब भाप का पानी में बदलना या नमी में या आर्द्रता में चेंज होना संघनन कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो इसका सुनिए आंसर कि जल वाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वह तापमान जिस पर जल वाष्प का संघनन प्रारंभ हो जाता है उसे ओस बिंदु कहते हैं। जिस तापमान पर जो जल वाष्प है उसका संघनन प्रारंभ हो जाता है, वो नमी बनने लगती है, चेंज होने लगती है जल में, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ओस बिंदु। संघनन के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? ओस है, कोहरा है, तुषार है और बादल है। ओस, कोहरा, तुषार और बादल, ठीक है। तुम्हें आगे आपको ये पता पड़ेगा कि ये क्या है। तो आप सुनिए ओस बनने की प्रक्रिया क्या है। ओस जो आप ठंड के मौसम में ओस देखते हैं चारों तरफ, ओस या बनने की प्रक्रिया क्या है। तो ओस पड़ने के लिए शांत हवा, स्वच्छ हवा, लंबी रातों का होना आवश्यक है। देखिए ठंडियों में लंबी रातें होती हैं, है ना। ओस बनने के लिए वायु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। लेकिन जो ओस बनती है कब? जब जो वायु का तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया तो फिर वो जम जाएगी, है ना, ओस जो है वो जम जाएगी। तो ओस बनने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान है वो अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम तुषार पर कि तुषार है क्या। तो जब देखिए तुषार जब वायु का तापमान 0 डिग्री से कम हो, जब वायु का तापमान जो है जलवायु का 0 डिग्री से कम हो तो जलवाष्प बर्फ के कणों के रूप में जम जाती है, छोटे छोटे बर्फ के कणों के रूप में जम जाती है। इसी को तुषार या पाला कहते हैं। क्या बोलते हैं? तुषार या पाला, जो कपास के समान प्रतीत होती है जमकर, है ना। तो पेड़ों में जम जाती है, आपने देखा होगा ठंडे प्रदेशों में। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा, प्रश्न नंबर 6वां देखिए क्या है कि निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है। तो सापेक्ष आर्द्रता मैंने आपको अभी समझाया है इससे पहले। तो निरपेक्ष आर्द्रता भी सेम टू सेम है कि वायु के निश्चित आयतन में निश्चित तापमान पर जितनी जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहती है ना। निश्चित आयतन में, ऐसा नहीं है, आयतन मतलब क्या होता है, एक निश्चित वायु के क्षेत्र भर में, है ना, पूरी वायुमंडल में नहीं, एक निश्चित वायु में जितनी नमी पाई जाती है उसको ही हम जो है, जैसे हम मान लीजिए कि किसी ड्रम में या कंटेनर में कल्पना कीजिए कि हम कुछ वायु भर लें। अब इस वायु में कितनी नमी है, अगर हम उस नमी को निकाल दें तो वही एक निरपेक्ष आर्द्रता कहलाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है कि संतृप्त वायु का क्या तात्पर्य है। संतृप्त मतलब संतुष्ट वायु, ठीक है। तो देखिए किसी निश्चित तापमान पर जब किसी वायु में क्षमतानुसार निश्चित तापमान पर, तापमान जो है निश्चित है, जब किसी निश्चित तापमान पर जब किसी वायु में क्षमतानुसार जल भाप की मात्रा उपस्थित रहती है, जल वाष्प है उसकी मात्रा उपस्थित रहती है, वह वायु की संतृप्त वायु कहलाती है। यानी इससे ज्यादा जो आर्द्रता है या नमी है अब वायु में नहीं हो सकती।
जितनी मात्रा है, जितनी क्षमता है, उतनी नमी है वायु की, वायु जो है अब नहीं हो सकती, यही जो है संतृप्त वायु कहलाती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका क्या कि ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है। तो सुनिए, कोई पदार्थ जब ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है या गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होता है तो ऊर्ध्वपातन जो क्रिया है वो होती है, याद रखना। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते, कपूर। कपूर जो है, तो कपूर का आप एग्जाम्पल ले सकते। कपूर क्या है, जैसे कपूर को अगर हम गर्म करते हैं तो या तो वो सीधा गैस में फैल जाएगा। आप अगर एक बीकर में कपूर लें, उसमें इधर से ढक्कन लगा दें जैसे टाइट, अब इसको आप गर्म करेंगे कपूर रख के, तो या तो गर्म जो पूरे में फैल जाएगा, गैस बन जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा तो वो बगल बगल की जो ये इसकी परत है इस पर चिपक जाएगा, है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी पदार्थ जब ठोस से सीधा गैस और गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित हो, बीच का जो द्रव है ना, द्रव में परिवर्तित ना हो, तो वो क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 हो गया क्या, प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 है। देखिए, मेघ क्या है, मेघों के प्रकार बताइए और उनका वर्णन भी करना है। तो सुनिए ध्यान से, मेघ मतलब बादल, ठीक है। तो जलवाष्प के संघनन से, जो जलवाष्प होती है ना, भाप, इस भाप के ही 9th क्वेश्चन है आपका कि मेघ क्या है, मेघों के प्रकार बताइए और उनका वर्णन भी कीजिए। तो सुनिए कि जलवायु जो होती है, जलवाष्प, इसके संघनन से बने कणों का समूह मेघ या बादल कहलाता है। जी तो आपको क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर। हम चलते हैं आगे कि मेघों के प्रकार कौन कौन से हैं, आप ये देखिए। तो पहला जो है वो है पक्षाभ मेघ, पक्षाभ मेघ, ठीक है। तो सुनिए जी क्या है कि इन मेघों का निर्माण 8 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। देखिए बहुत छोटे करके मैंने आपको प्रस्तुत किए हैं सामने, ठीक है, कि इन मेघों का जो निर्माण है वो 8 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। इनका रंग सफ़ेद होता है। इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों द्वारा होता है, छोटे छोटे हिमकणों द्वारा। कपासी मेघ क्या होते हैं, यह रुई के समान दिखते हैं, 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, ये गर्जना करते हैं और बिजली भी कड़काते हैं, ठीक है। स्तरी मेघ क्या है, सुनिए, ये मेघ 1.5 से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर रहते हैं। इनका रंग गहरा भूरा या काला होता है। ये मेघ समानांतर परतों में फैले रहते हैं। और वर्षा मेघ क्या है, ये वर्षा मेघ काले या गहरे रंग के या स्लेटी रंग के होते हैं। इनकी ऊंचाई 1 से 2 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 क्या है, सुनिए। प्रश्न नंबर 10 है कि वर्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। वर्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो पहला है संवहनीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा क्या है, सुनिए, संवहनीय धाराओं से होने वाली वर्षा जो है संवहनीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। संवहनीय धाराएं जो बहती रहती हैं, जो जो जलवाष्प के जो बादल हैं वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, बहते रहते हैं, वो संवहनीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा क्या है, जब कभी पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ी अवरोध के रूप में आ जाती है तो यह पवनें उसके ढालों के सहारे ऊपर की ओर उठ जाती हैं और ठंडी होकर अपनी नमी को वर्षा के रूप में गिरा देती हैं। इस प्रकार हुई वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ बना, हवाएं इस प्रकार से आई, इसमें टकराकर वो इसी का सहारा लेकर ऊपर उठ गई। ऊपर क्या है, ऊपर जो टेम्परेचर है वो लो है, कम है, तो जो इनकी जो आर्द्रता या नमी थी वो पानी में संघनन होकर पानी में बदल गई और यहीं पर उन्होंने क्या कर दिया, पानी बरस गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा क्या है, तो चक्रवातीय वर्षा में विपरीत स्वभाव वाली दो पवनें सामने से अभिसरण करती हैं एवं वाताग्र का निर्माण करती हैं। हवाएं नीचे के भाग से ठंडी होकर संघनन क्रिया प्रारंभ कर देती हैं तथा वर्षा होने लगती है। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।